आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका एंकल स्प्रेन हुआ होगा, यानी कि पैर उनका मुड़ा होगा, पैर में मोच आई होगी, पर क्या आप लोगों ने उसका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन किया, उसकी एक्सरसाइजेस की ठीक से, वो ठीक होने के बाद से, या ऐसे ही उसको छोड़ दिया? अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया और प्रॉपर रिहैब नहीं किया उसका, तो आपके पैरों में चांस रहेगा कि आगे चल के दोबारा से उसमें इंजरी हो जाए। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे एंकल स्प्रेन के बारे में, पूरा जानेंगे एंकल स्प्रेन जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी पोजीशन में सबसे ज्यादा एंकल स्प्रेन होने के चांस होते हैं, और अगर आपको एंकल स्प्रेन हो गया है तो आपको क्या इलाज करना चाहिए उसके लिए। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसके बगल में एक घंटी बनी होगी बेल आइकन, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने ये सब कर लिया है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। आज हम बात करने वाले हैं एंकल स्प्रेन के बारे में। मैंने एक बार इंस्टा पे वो पोल डाला था कि आप में से कितने लोगों को जो है एंकल स्प्रेन हुआ है, पैर उनका मुड़ा है, ट्विस्टेड एंकल। तो मोर देन 50% लोगों ने बोला था कि उनका एंकल स्प्रेन हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि एंकल स्प्रेन एक्चुअली में क्या होता है, और अगर होता है तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, एंकल जो हमारा एंकल जॉइंट होता है उसमें लिगामेंट्स होते हैं बहुत सारे। तो आपका मोस्ट कॉमन जो कंडीशन होती है एंकल स्प्रेन होने की वो होता है कि आपका पैर अंदर की तरफ मुड़ गया। ये आप में से बहुत लोग ऐसे भी बोलते होंगे कि हमारा पैर मुड़ गया जिसमें इंजरी हो गई। तो एंकल स्प्रेन जो है वो सबसे कॉमन जो होता है वो होता है हमारे लेटरल कोलेटरल लिगामेंट में। वो क्या होता है कि जो हमारा एंकल जॉइंट होता है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे, हमारा एंकल जॉइंट होता है, उसमें बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं। तो उसमें जो बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ जो होता है उसे लेटरल बोलते हैं। तो जो बाहर की तरफ लिगामेंट होता है, लिगामेंट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो दो हड्डियों को जोड़ता है उसे हम लिगामेंट बोलते हैं। तो जो बाहर की तरफ आपका एंकल में लिगामेंट होता है जो आपके दो बोन्स को जोड़ता है, उसमें काफी टेंडेंसी होती है कि हमारा उसमें इंजरी हो जाए। तो आप देखेंगे जब भी आपका पैर, इसमें मोस्टली क्या होता है कि आपका पैर जो है वो अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाता है, और अंदर की तरफ मुड़ने से पीछे की जो आपके यहाँ पे लिगामेंट्स है वो खिंच जाते हैं, और उसकी वजह से आपको इंजरी हो जाती है। तो हमारा एंकल स्प्रेन होता है वो 3 ग्रेड में हो सकता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 में क्या होता है कि आपको हल्की सी स्वेलिंग होगी, हल्का सा दर्द होगा, थोड़ा हो सकता है चलने में दिक्कत हो, बट जॉइंट में कोई इंस्टेबिलिटी आपको महसूस नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि जॉइंट जो है आपका बिल्कुल लूज हो गया, ऐसा नहीं लगेगा आपको, खाली दर्द होगा, थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है। ये होता है ग्रेड 1। इसमें क्या होता है कि जो लिगामेंट होता है हमारा, उसके फाइबर्स होते हैं बहुत सारे। तो जो लिगामेंट का फाइबर है उसमें इंजरी नहीं हुई है, ठीक है, वो ब्रेक नहीं हुआ है, इस वजह से वो है आपका ग्रेड 1। जो ग्रेड 2 होता है हमारा, उसमें हमारे लिगामेंट के फाइबर्स जो है उसमें थोड़ा सा इंजरी हो जाती है, थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। तो उसमें आपकी स्वेलिंग जो है वो थोड़ी और ज्यादा होगी, पेन जो है आपको और ज्यादा होगा, आपको हो सकता है कि चलने में दिक्कत हो, आपको उस पर वजन बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, आपको दर्द होगा। ये होता है ग्रेड 2। बट आपको हो सकता है कि हल्का सा लगे कि जॉइंट आपका इंस्टेबल है, बट ज्यादा नहीं, और मोस्टली नहीं लगता। जो आपका ग्रेड 3 इंजरी होती है उसमें आपका लिगामेंट जो है वो कंप्लीट टेयर हो जाता है। हो सकता है कि उसके साथ और भी चीजें, और भी लिगामेंट जो है आपके टेयर हो जाएं, और आपका स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है, आपका पेन बहुत ज्यादा होता है, और वो पैर आपको इंस्टेबल लगता है, आप बिल्कुल चल नहीं पाएंगे, उस पैर को मूव नहीं कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो होती है ग्रेड 3 इंजरी। तो जो तीनों ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इंजरी से तीनों का हील होने का टाइम अलग अलग है। दोनों ऑब्वियस है कि जो सबसे कम इंजरी है उसमें टाइम सबसे कम लगेगा, और जो ग्रेड 3 है उसमें सबसे ज्यादा आपको टाइम लगता है। तो हम तीनों की ही बात करेंगे, ठीक है, आज हम बात करेंगे। अब कोई भी इंजरी जो होती है उसमें एक एक्यूट फेज होता है, एक सब एक्यूट फेज होता है, एक क्रॉनिक फेज होता है। ये मैं आपको भी लग रहा होगा कि वो टेक्निकल चीजें बता रही हूँ, बट एक्चुअली इतना टेक्निकल नहीं है, अभी आप आगे समझेंगे उसका क्या रेलिवेंस है। तो जो एक्यूट फेज होता है, मैंने आपको 3 तरीके की इंजरीज ग्रेड्स बताया, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। एक्यूट फेज क्या होता है कि जब आपको इंजरी तुरंत हुई होती है, अभी जस्ट आपको इंजरी हुई है, सब कुछ बिल्कुल फ्रेश है, तो वो होता है आपका एक्यूट फेज। तो जो ग्रेड 1 होता है उसके लिए आपका एक्यूट फेज है 1 to 3 डेज। जो ग्रेड 2 इंजरी है उसके लिए आपका एक्यूट फेज है 2 to 4 डेज, और जो ग्रेड 3 इंजरी है उसके लिए आपका एक्यूट फेज है 3 to 7 डेज। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक्यूट फेज में हमारा काम जो होता है, हमारा सिर्फ गोल यही होता है कि हम अपने उस जहां पे भी इंजरी हुई है उस जगह को बचाएं, उसको प्रोटेक्ट करके रखें, दर्द कम करें, स्वेलिंग कम करें उस जगह की, और उस पर कोई भी और ट्रॉमा ना दें ताकि वो इंजरी बढ़ जाए, ठीक है ना। तो ये तीनों, इस जो एक्यूट फेज है, चाहे आपको ग्रेड कोई भी इंजरी हो, एक्यूट फेज में आपको क्या करना चाहिए? रेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपको बेसिकली हम एक बोलते हैं राइस, दैट इज R इज फॉर रेस्ट, I फॉर आई, C फॉर कंप्रेशन, E फॉर एलिवेशन। ये होता है कोई भी अगर आपको इंजरी हो रही है
तो उसके एक्यूट फेज में आपको राइज फॉलो करना चाहिए, यानी कि सबसे पहले आपको उस जगह को रेस्ट देना चाहिए, उस पर कोई भी मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है आइस। इनिशियल जो एक्यूट फेज होता है उस टाइम पे अगर हम आइसिंग करते हैं तो ज्यादा फायदा करता है, हॉट पैक उतना फायदा नहीं करता। तो इनिशियली हमको कोई भी इंजरी होती है तो हमको इनिशियली जो है उसमें आइसिंग करनी चाहिए, अनलेस वो इंजरी ही ठंड की वजह से हुई हो। तो आइस पैक कैसे लगाना, आइसिंग कैसे करते हैं, आइस पैक कैसे करते हैं, कोल्ड थेरेपी का मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं कि आइसिंग कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, दिन में कितनी बार करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने उसमें कवर किया हुआ है। तो आपको रेस्ट करना चाहिए, एक्यूट फेज में आपको अपने जॉइंट को रेस्ट देना चाहिए, आपको उसमें आइसिंग करनी चाहिए, आपको कंप्रेशन करना चाहिए। क्या होता है कि आपकी स्वेलिंग होती है, तो जब हम उसे कंप्रेशन देते हैं यानी कि क्रेप बैंडेज बांधते हैं, गरम पट्टी जिसे बोलते हैं, वो सब आप लोग खुद भी करते होंगे, तो उसका फंडा यही होता है कि जब हम उसे कंप्रेशन देते हैं तो स्वेलिंग में क्या है कि कुछ चीजें जो है वो हमारे स्पेस, उसके बॉडी के अंदर जो है हमारे अपने ओरिजिनल स्पेस से निकल के लिक्विड्स जो है बाहर आ गए हैं। जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो चीजें वापस जो है हमारी अंदर चली जाती हैं। तो आपको कंप्रेशन करना चाहिए, क्रेप बैंडेज बांध सकते हैं या कुछ भी आप बांध सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा कंप्रेशन हो, पर कंप्रेशन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आपका बिल्कुल ही उस एरिया का ब्लड फ्लो खत्म हो जाए, इतना ज्यादा कंप्रेस नहीं करना है, हल्का कंप्रेशन देना है। और लास्ट है ई यानी कि एलिवेशन, यानी कि आपको अपना पैर जो है उसको पैर को उठा के रखना चाहिए। आपको अपना, जैसे आप सीधे लेटे हुए हैं तो पैर को 2-3 तकिए के ऊपर रखिए। बेसिकली आपका जो इंजरी जिस लेवल पे है वो आपके हार्ट लेवल से ऊपर होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप सब लोगों ने ग्रेविटी जो है पढ़ी होगी, अब जानते हैं कि कोई भी ग्रेविटी में होता क्या है कि चीजें जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती, खिंचती है ना। तो जब आप अपने पैर को जो है अपने हार्ट लेवल से ऊपर रखेंगे तो आपके जो फ्लूइड्स बॉडी में निकले हैं, स्वेलिंग हुई है, वो सारे फ्लूइड्स वापस नीचे की तरफ आपके हार्ट की तरफ आने लगेंगे और आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। इसलिए हमको जो है एक्यूट फेज में क्या करना है, रेस्ट देना है, आइसिंग करनी है, कंप्रेशन करना है और एलिवेशन करना है। कोशिश करिए कि पैर जो है उसको लटका के ना बैठे, आप खड़े ना हो, पैरों पे वजन नहीं डालना है, बहुत देर तक लटका के पैरों को बैठना नहीं है, वरना उस सब चीजों से स्वेलिंग आपकी बढ़ सकती है। तो जब आपका ये एक्यूट फेज खत्म हो जाएगा उसके बाद से हमारा जो सेकंड फेज आता है वो होता है सब एक्यूट फेज। अब सब एक्यूट फेज जो है आपका वो भी अलग अलग है तीनों इंजरीज के लिए। ग्रेड 1 के लिए है आपका 2 to 4 डेज, ग्रेड 2 के लिए है आपका 3 to 5 डेज और ग्रेड 3 इंजरी जो है उसके लिए है आपका 4 to 8 डेज। ठीक है, सब एक्यूट फेज में आपकी पेन थोड़ा कम हो जाता है, आपकी स्वेलिंग थोड़ी कम हो जाती है, तो इसमें अब आप जो है अपनी थोड़ी सी मूवमेंट्स कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपका पेन कम हो गया। मूवमेंट करनी भी जरूरी है। अगर आप सब एक्यूट फेज में आपका मूवमेंट होता है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती है वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अगर अब इस सब एक्यूट फेज में अगर आप वजन डाल के देखिए, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 इंजरी है तो हो सकता है कि अब आप प्रॉपर चलने भी लगे, आप धीरे धीरे उस पर वजन डालिए। अगर आपको लगता है कि कंफर्टेबल है तो वजन डालिए, अगर दर्द होता है तो अभी वजन डालना अवॉइड करिए। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है हमारी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, यानी कि आपको अपने पैरों को एक्टिवली जितना हो सके उसकी मूवमेंट करनी है। तो हमारे पैरों पे आपको मूवमेंट होती है, ये ऊपर की तरफ इसे हम डॉर्सिफ्लेक्शन बोलते हैं, नीचे की तरफ प्लांटर फ्लेक्शन, ऊपर नीचे हो गया। उसके अलावा पैर अंदर की तरफ इन्वर्जन बोलते हैं, बाहर की तरफ इवर्जन बोलते हैं। तो ऊपर नीचे आगे पीछे, इसमें से जो ये वाली मूवमेंट है आपकी नीचे की तरफ और ये जो मूवमेंट है अंदर की तरफ, इस वाली मूवमेंट में हो सकता है आपको पेन हो, क्योंकि नॉर्मली इंजरी जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन इसी पोजीशन में है, जब आपका पैर थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है और थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ता है। आपका पैर इसी तरीके से मुड़ता होगा जब आपका यहाँ से लिगामेंट्स खिंचते हैं और आपको इंजरी होती है। तो कोशिश करेगा कि एक साथ जो है नीचे और अंदर ना करें, ये सारी मूवमेंट्स अलग अलग अकेले अकेले करें। नीचे करें, ऊपर करें, नीचे करें, ऊपर करें, फिर आप न्यूट्रल पोजीशन में ले आइए और न्यूट्रल पोजीशन से अंदर और बाहर करिए। नीचे की तरफ रख के उसको अंदर बाहर नहीं करिए, उसमें जो है आपका पेन बढ़ जाएगा। तो ये हो गई पहली मूवमेंट, पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी पैसिव रेंज ऑफ मोशन, यानी कि आप जो है इस पैर से नहीं दूसरी चीज की मदद से आप जो है मूवमेंट कर रहे हैं। तो आप अपने दूसरे हाथ से क्या कर सकते हैं, इसके हाथ से इसे पकड़ के और पंजे को अपने आराम आराम से ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। इसमें आपको इन्वर्जन इवर्जन यानी कि अंदर और बाहर की तरफ नहीं करना है, खाली ऊपर नीचे करना है, और वो भी जितना पेन फ्री हो। अगर आपको दर्द होता है तो आप रुक जाइएगा, जितना पेन फ्री रेंज हो सिर्फ उसी में करना है। ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज।
तीसरी एक्सरसाइज है हमारी रेजिस्टेंस के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, क्योंकि हमें अपनी मांसपेशियों में ताकत भी बढ़ानी है ताकि वो आपके जॉइंट को होल्ड करके रख सके। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज उसमें बेसिकली फंडा ही सिंपल ये होता है कि कोई भी जो मूवमेंट है जिसकी आपको एक्सरसाइज करानी है उस मूवमेंट को अपोज करिए, पर हल्का ही करना है, मूवमेंट होनी नहीं चाहिए एक्चुअली में। अब आप देखिए, सपोज करिए कि मेरे को ये वाला जो मसल्स है जो नीचे की तरफ लाते हैं पैर, उसकी स्ट्रेनिंग करानी है, तो मैं अपने हाथों से अपने पंजे को ऊपर की तरफ धक्का दूंगी और अपने पंजे से अपने हाथों को नीचे की तरफ धक्का दूंगी। पर आप देख रहे हैं कि मैं कोई भी मूवमेंट हो नहीं रही है, मैं सिर्फ उतना ही फोर्स लगा रही हूँ जिसपे ये पोजीशन मेंटेन रह सके, पर ताकत भी लग रही है मेरे पैरों से। तो मैं हल्का सा इसमें से प्रेशर लगा रही हूँ, फिर छोड़ दीजिए, फिर से प्रेशर लगाइए, फिर छोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है आपको, वरना बहुत ज्यादा करेंगे तो आपको पेन हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे की तरफ हो गया, अब ऊपर की तरफ। अब हाथों से नीचे की तरफ धक्का दीजिए और पैरों से ऊपर की तरफ, इस तरीके से, फिर छोड़ दीजिए, फिर से दीजिए, छोड़ दीजिए। इस तरीके से 10 बार करिए। नेक्स्ट हमारी मूवमेंट है इन्वर्जन, अंदर की तरफ। तो आप पैर अगर अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं और हाथों से उसको रोकने की कोशिश करिए। आप, मैं फिर से कह रही हूँ, आप देख रहे हैं कि मूवमेंट नहीं हो रही है कोई भी। अगर दर्द होता है तो आप एक्सरसाइज जो है उसको छोड़ दीजिएगा। इसी तरीके से नीचे की तरफ हमारी इवर्जन मूवमेंट थी, पंजा बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ पंजा लाने की कोशिश करेंगे और हाथ से उसको रोकने की कोशिश करेंगे। मैं पंजा बाहर की तरफ नीचे की तरफ कोशिश कर रही हूँ, पर अपने हाथ से उस मूवमेंट को रोक रही हूँ। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसे हम टोकर्स बोलते हैं। इस तरीके से आप कोई भी कपड़ा या कुछ भी ले लीजिए, अपने पैरों से, उंगलियों से कोशिश करिए इस कपड़े को खींचने की जितना हो सके, फिर इसको खुला करने की कोशिश करिए। इसी तरीके से इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करिए कपड़े से, और फिर उसको धीरे धीरे खोलने की कोशिश करिए। ये जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं, जो जिसमें एक्टिव आरओएम, पैसिव आरओएम और आइसोमेट्रिक, ये सब आपको 10 रेपिटेशंस करनी है और दिन में 2 बार कोशिश करिए करने की। और जो भी मैंने टोकर्स बताया था वो तो आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठे हुए, और उसको जितना कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना कर लीजिए, उसमें ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइजेस जो हमको करनी है सब एक्यूट फेज में। इसके बाद से जो थर्ड स्टेज है हमारा रिहैबिलिटेशन का फेज है, उसमें क्या क्या एक्सरसाइज करनी है वो सब मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप ये सारी एक्सरसाइजेस करिए, ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी जो है वो नीचे दी हुई है, वहां पे भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को डीएम करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानते हैं एंकल स्प्रेन जो है उसका रिहैबिलिटेशन फेज क्या होता है और उसमें क्या क्या एक्सरसाइज होती है। ओके गाइस, बाय।